अरे तो अभी हम लोग पिछला वीडियो में देखे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जो होता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व के डिसऑर्डर से होने वाला बीमारी है। इसमें पेशेंट को जहाँ जहाँ सप्लाई होता है ट्राइजेमिनल नर्व का वहाँ सीवियर पेन होता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व होता है, सातवां क्रेनियल नर्व होता है, उसका नाम है फेशियल क्रेनियल नर्व। फेशियल नर्व बोलते हैं। और फेशियल नर्व में डिफेक्ट होने से जो बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेल्स पल्सी। वेल्स पल्सी का दूसरा नाम है फेशियल पैरालिसिस। आप लोग देखे होंगे बहुत लोगों का मुंह जो होता है ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा, तो जो कभी कभी किसी के चलते तो मुंह में पैरालिसिस तो बहुत तरह का होता है, पैराप्लेजिया, हीमाप्लेजिया, क्वाड्राप्लेजिया, टेट्राप्लेजिया। तो पैरालिसिस मतलब क्या होता है कि जो नर्व सप्लाई दे रहा है वो नर्व किसी कारण से डिसफंक्शन हो गया, काम करना बंद हो गया। तो फेशियल पैरालिसिस में क्या होता है, इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। इसका इलाज मतलब है ना कि अगर सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए तो 100% इसमें फेशियल पैरालिसिस रिकवरी होता है। फेशियल पैरालिसिस में केवल फेशियल नर्व के डैमेज होने के चलते फेशियल थोड़ा सा झुकाव हो जाता है। और हम सिम्टम बता रहे हैं क्या क्या होता है, किस कारण से फेशियल पैरालिसिस होता है। बहुत लोगों को देखने को मिलेगा जब फेशियल पैरालिसिस होगा तो उस पेशेंट को खाना दीजिएगा, पानी दीजिएगा तो पानी खाएगा, पिएगा तो ऐसे ही गिर जाएगा, उसका जीभ का स्वाद नहीं फील होगा। बहुत सारा सिम्टम हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे पहले फेशियल पैरालिसिस का डिफिनेशन क्या होता है। तो फेशियल पैरालिसिस को हम लोग बेल्स पैली बोलते हैं। बेल्स पल्सी में क्या होता है कि यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है। पहले हम बताए थे कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि जब हमारा ही इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी के चलते, हाई इम्यूनिटी के चलते हमारा ही कोई ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने लगे, हमारे ही नर्व को या कोई भी बॉडी के किसी भी पार्ट को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उससे होने वाले डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो यह क्या है, बेल्स पल्सी भी एक ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में रहता है। इसमें क्या और इसके डिसऑर्डर से क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम से इसमें क्या होता है कि पैरालिसिस ऑफ फेस हो जाता है, फेस में पैरालिसिस हो जाता है। और यह पैरालिसिस क्या हो सकता है कि एक साइड में फेशियल मसल्स में हो सकता है। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि पेशेंट का जो जिस साइड में फेशियल पैरालिसिस डेवलप करेगा उसका आंख जो है थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा और मुंह थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, यानी कि किसी एक फेस के एक पार्ट में ही फेशियल पैरालिसिस डेवलप होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि फेशियल पैरालिसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस कारण से फेशियल पैरालिसिस डेवलप हो सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो फेशियल पैरालिसिस का जो ऑनसेट इज एक्यूट होता है कि मतलब एकाएक हो जाता है, पता नहीं लगेगा कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, आप आज ठीक रहिएगा, कल एकाएक एक्यूट होता है, एकाएक हो जाएगा। और यह मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। और इसका और भी कॉजेज है जिसके चलते पहले से अगर कोई बीमारी हुआ है तो उसके प्रभाव के चलते फेशियल पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। जैसे मानते हैं किसी को रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, यदि किसी को कुछ दिन पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या समझते हैं कि जो सांस का जो रास्ता है, श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, माउथ नोज से लेकर ब्रोंकस ब्रोंकियोलस एल्वोलाई ट्रैकिया ये सब जो होता है ना, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब कोई बीमारी होता है तो उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब कि जो लोअर हार्ट का भाग है, ब्रोंकस एल्वोलाई ब्रोंकियोलस, लोअर भाग में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यदि किसी को हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, ट्रैकाइटिस, फेरेंगिटाइटिस, लैरिंगाइटिस, और क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो उसमें फेशियल पैरालिसिस का चांस देखा गया है उसके दुष्प्रभाव के चलते या कुछ उसके कॉम्प्लिकेशन के चलते। दूसरा कॉजेज में क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन अगर किसी को कुछ दिन पहले हुआ है तो किस तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, यदि किसी को हर्पेस वायरस होता है, हर्पेस जोस्टर होता है, बताया है पहले, तो हर्पेस से रिलेटेड कोई बीमारी हुआ है, वेरिसियोला जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ है, तो इस तरह के वायरल इन्फेक्शन के बाद जो होता है फेशियल पैरालिसिस होने या बेल्स पल्सी होने का चांस बढ़ जाता है। यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है और ब्रेन ट्यूमर वाले जगह में
कंप्रेशन होने से वहाँ का जो फेशियल नर्व है वह कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है, और उसके दबाव के जिस पार्ट को सप्लाई कर रहा है उस पार्ट में फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी डेवलप हो सकता है। किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया है। स्ट्रोक क्या होता है कि जब बीपी हाइपरटेंशन के चलते या किसी ब्रेन में कारण चलते ब्रेन जो होता है स्ट्रोक आ जाता है, जैसे हार्ट अटैक आता है वैसे ही ब्रेन स्ट्रोक आता है, जिसको एक वीडियो में बताया है या बताएंगे। तो जिसको स्ट्रोक आया हुआ है उसको फेशियल पैरालिसिस होने का चांस बढ़ सकता है। जिसको मेनिंजाइटिस हुआ है, जिसको पहले मेनिंजेज में इन्फेक्शन हुआ है, मेनिंजाइटिस से सफ़र करके अभी लौटा है, या फिर मेनिंजाइटिस के बाद ही कॉम्प्लिकेशन के द्वारा फेशियल पैरालिसिस बेल्स पैली हो सकता है। या किसी को हेड इंजरी हुआ है, या किसी ऊंचाई से गिर गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या कोई मारपीट हो गया, या किसी से मार दिया, किसी का कपार फाड़ दिया, किसी से चोट लग गया, किसी भी चीज़ से हेड में इंजरी हुआ तो उसके चलते बेल्स पैल्सी या पैरालिसिस तक हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या समझे थे कि कॉजेज क्या क्या हो सकता है। तो अब हम लोग कॉजेज समझ गए कि किस किस वायरस से, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से, जर्मन्स, मिजल्स में, मम्स में, फ्लू में और कोल्ड सोर्स में, यह सब में हो सकता है फेशियल पैरालिसिस। अब हम लोग सिम्टम समझेंगे कि जिसको पैरालिसिस होगा उसमें क्या क्या सिम्टम आएगा। कौन पैरालिसिस होगा? फेशियल पैरालिसिस होगा। बेल्स पैल्सी होगा, उसमें क्या सिम्टम आएगा? तो मसल्स वीकनेस ऑन द टोटल लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ मूव द वन साइड ऑफ द फेस, मतलब कि एक साइड ऑफ फेस में मसल्स वीकनेस के चलते क्या होगा, पेशेंट का मुंह जो है वो भज जाएगा, एक तरह से एक साइड में घूम जाएगा, देखते एक साइड में भाग जाएगा, और उस साइड में जिस साइड में भागेगा उस साइड से ना पेशेंट को खाना खाया जाएगा ना चबाया जाएगा, पेशेंट के मुंह से लार चूते रहेगा, जो इधर सलाइवा बनेगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इधर खाना या पानी का जाएगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो मेस्टिकेशन नहीं कर सकता है, चबा नहीं सकता है, उसको इधर से ले नहीं सकता है। उस जिस साइड में पैरालिसिस मारा है उस आंख का भी जो है, आंख का भी ओकुलोमोटर नर्व भी डैमेज ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा आंख ऐसे खिंचा जाएगा और आंख खुला का खुला रहेगा, आंख से लगातार पानी गिरते रहेगा, आंख से लगातार क्या हो जाएगा, पानी गिरते रहेगा, मुंह हमेशा सूखा रहेगा, लगेगा कि मुंह में ऐसे ऐसे करेगा, उस साइड से उसको खाने पीने का स्वाद नहीं महसूस होगा, टेस्ट लेस हो जाएगा, क्या गर्म खा रहा है क्या ठंडा खा रहा है यह सब अनुभूति नहीं होती, पहुंच करते रहे। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है, किस किस को ज्यादा रिस्क रहता है बेल्स पैल्सी या पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस होने का? जिसको डायबिटीज है, हाइपर डायबिटीज मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज वाले पेशेंट को हो सकता है रिस्क फैक्टर, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हो सकता है, मोटापा वाले पेशेंट को हो सकता है, प्रेगनेंसी के पीरियड में, थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में भी किसी किसी को देखने को मिला है। अब हम लोग सिम्टम्स समझ लिए, कॉजेज समझ लिए, कारण समझ लिए, किस कारण से हो सकता है, क्या क्या सिम्टम मिलेगा, यह सब सिम्टम हम समझ लिए फेशियल पैरालिसिस का। अब हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री टेकिंग के बारे में समझेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि यह चीज़ है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और पेन भी होगा, जिस साइड में किया है उस साइड में पेन भी होगा, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी में पेन होता है। डायग्नोस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का पूरा इतिहास खंगालेंगे, माँ बाप परदादा परिदार नहीं खंगालेंगे, उससे डिजीज से रिगार्डिंग उसका इतिहास खंगालेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि आँख भजा हुआ है कि नहीं, मुंह झुका हुआ है, इसे भागा है कि नहीं, मुंह से लार चू रहा है कि, आँख से पानी कैसे दे रहा है, यह सब हम लोग समझेंगे। नर्व फंक्शन स्टडी करेंगे, नर्व फंक्शन स्टडी होता है कि नर्व हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक टेस्ट होता है वह कराएंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। मैनेजमेंट, इसका इलाज क्या करेंगे कि पेशेंट इसमें 100% रिकवरी होने का चांस है, मेरा जो पेशेंट है वह 100% ठीक हो सकता है, 100% पेशेंट की रिकवरी का चांस है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिकवरी के लिए हम लोग, या रिकवरी होने में 2 दिन भी लग सकता है, 7 दिन भी लग सकता है,
1 महीना भी लग सकता है और अधिक से अधिक 6 महीना भी लग सकता है। 6 महीना में पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट को हम लोग बता देंगे कि आपको रिकवरी होगा, इसका गारंटी है। थोड़ा सा मुँह तो घुमा रहेगा, लेकिन और सब बाकी जो मुंह का स्वाद वगैरह है, जो लार वगैरह का है, चाहे जो आँखों का है, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। पेन रहेगा तो हम लोग एस्पिरिन और एनाल्जेसिक NSAID नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। विटामिन का इसमें बहुत रोल है। तो B1 B12 से रिगार्डिंग जो हम लोग इंजेक्शन या टैबलेट्स देंगे, साइनोमेथोकोबालामिन, मेथाइकोबालामिन, CB12, CB मैक्स, CB न्यूरॉन, यह सब का इंजेक्शन हम लोग पेशेंट को रेगुलर लगाएंगे। स्टेरॉयड इसमें देना है, मेन स्टेरॉयड का रोल है। इसमें हम लोग पेशेंट को प्रेडनिसोलोन, वाइसलोन टैबलेट स्टेरॉयड के रूप में या फिर और सभी स्टेरॉयड जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, स्टेरॉयड का हम लोग यूज करेंगे। यदि पेशेंट को एंटीवायरल हिस्ट्री मिल रहा है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेन किलर, पेन रिलीफ के लिए पेन देंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसको फिजियोथेरेपी कराएंगे। पेशेंट को फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होता है, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा होता है, तो वह सब हम लोग कराएंगे। तो यह रेगुलर यह सब हम लोग करके क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डिजीज क्योर कर सकते हैं। और ट्राइजेमिनल फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी वाले पेशेंट पर हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं।